वे तो ताने दे रहे थे खड़े होके, ट्रेन मार्च ट्रेन मार्च ट्रेन मार्च, कि हुकूमत के खिलाफ एक मार्च हो रहा है। बाबा, हमने कहा उस बाकायदा ट्रेन के सफर में भी चेयरमैन साहब ने कहा कि हम इमरान खान की हुकूमत को गिराना नहीं चाहते, हम सिर्फ हुकूमत का रुख दुरुस्त करना चाहते हैं, रवैया दुरुस्त करना चाहते हैं। और अगर अवामी राब्ता कसूर है और किसी के खिलाफ होता है तो वज़ीर आज़म साहब ये बताएं, आप थर गए थे, क्या करने गए थे? आज घोटकी में जलसी की है तो वो जलसी क्यों की है? क्या सिंध गवर्नमेंट के खिलाफ उसको डिस्टेबलाइज करने की कोशिशों में की है? दूसरों पे एतराज करने वाले जरा अपनी तरफ तो देखें। वहां फरमाते हैं कि पैसे देकर लोग ले जाए गए थे। इमरान खान, तुम्हें शायद अंदाजा नहीं है, लोग भुट्टो से इश्क करते हैं, उसके लिए लोग अपनी जानों के नजराने देते रहे और देते हैं। ये पैसों से नहीं होता, ये दिलों के मामले हैं। और आपने क्या किया? एक सिंध के बहुत बड़े वडेरे के घर आप गए थे, वजीर आजम पाकिस्तान गए थे, एक बहुत बड़े पीर को साथ लेके गए थे। ये 3-4 सारी चीजें इकट्ठी होके वहां 1000 बंदा नहीं इकट्ठा कर सके। हमारे तो हर स्टेशन पे हजारों लाखों की तादाद में लोग थे। और वो कराची से लाड़काने तक का सफर था। मार्च करेंगे तो बिल्कुल करेंगे, कहते हैं कंटेनर मैं दूंगा, लॉन्ग मार्च करे। यानी हैरानगी है। वजीर आजम पाकिस्तान इस मुल्क की सियासी जमातों को, अपनी मुखालिफ जमातों को आज भी ललकार रहा है। आज जब मुल्क के अंदर सियासी तनाव कम करने की जरूरत है, वो आज भी ललकार रहा है कि इकट्ठे हो जाओ, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं, मैं तुम्हें ये करता हूं। इस पे मातम कराना हो तो क्या करें? क्या इस तरह के तनाव ने दुनिया के किसी मुल्क में जमहूरी और जमहूरी निज़ाम को कोई बेनिफिट दिया है? अफसोस है। ये कहना कि जी हम किसी को छोड़ेंगे नहीं, भाई तुम्हें कौन कह रहा है छोड़ो? ये तो बता दो कौम को। ये पुराना एक स्टाइल है कि बढ़ के मार के मुखालिफ को गालियां देते रहो, लोग तालियां बजाते रहते हैं, बंदा खुश होता रहता है कि लोग मेरे साथ हैं। बहुत हो गया। अब कौम आपसे पूछना चाहती है कि खान साहब आप कर क्या रहे? आज के अखबार में, ये मेरी खबरें नहीं है, ये पीपल्स पार्टी, ये बिलावल साहब की खबरें नहीं है। आज के अखबार में ये खबरें हैं। पहली खबर ये है, चले आपने शुक्रिया अदा किया आर्मी चीफ का, वो पैसे ले आए आपके लिए। हम भी यही कहते थे, आपने भी मान लिया। खुद का पाकिस्तान के अवाम की खिदमत करने वाले साहब, ये तो बता दो, लोगों को कहते थे कि तुमने 5 साल में 7,000 अरब, हम पे इल्ज़ाम ये है कि हम 7,000 से लेके 13,000 अरब कर्जा हमारे दौर में हुआ, 6,000 अरब का कर्जा बढ़ गया। ये आपके स्टेट बैंक की रिपोर्ट है कि पिछले 7.5-8 महीने में 3,300 अरब, 3,300 अरब रुपए के कर्जे लिए गए। और अगर इससे कर्जे अदा हुए हैं तो फिर आपके ओवरऑल कर्जों में कमी होनी चाहिए ना। ये तो पेमेंट हो गई ना, तो ओवरऑल कर्जा या वहां रहे या उसमें कमी हो। ये तो कौम को बताओ कि ये क्या है। हम तो 7-5 साल की बात कर रहे हैं। हम तो दहशतगर्दी का शिकार मुल्क थे। हमारे दौर में तो आलमी मंडी में कसाद बाजारी थी, रिसेशन था, वर्ल्ड रिसेशन। हमारे दौर में तो 2 बड़े फ्लड आए थे। हमारे दौर में तो दुनिया का कोई मुल्क पाकिस्तान में इन्वेस्टर आके इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं था। आज तो एक स्टेबल पाकिस्तान आपको मिला है। आप कौम को बताओ तो सही, अब करने क्या जा रहे हो? फिर मैं नहीं कह रहा, ये अखबार के अंदर लिखी हुई स्टेट बैंक की रिपोर्ट है। वो कहते हैं शरह सूद में इजाफा हो गया, महंगाई में और इजाफा होगा। 4.5 साल की बुलंद तरीन सतह है महंगाई की, और अभी फिर 12 रुपए पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 12 रुपए इजाफा करने का इरादा है। 12 रुपए इजाफा करने का इरादा है।
ये स्टेट बैंक कह रहा है कि इन इक़दामात से महंगाई में और इजाफा होगा। डॉलर जो है वो मुसलसल बढ़ रहा है। डॉलर के बढ़ने से आपके तेल और बिजली की कीमतें और गैस की कीमतें और बढ़ेंगी। ये तो अभी पिछले जो एडजस्टमेंट की बातें कर रहे हैं ना, अभी और बढ़ेंगी। आप जो तेल और गैस खरीदते हैं वो फॉरेन करेंसी में खरीदते हैं, सिर्फ करेंसी फ्लक्चुएशन से इसमें और अदाब आने वाला है, गैस का बम और छूटने वाला है। और परसों वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि IMF की जो शराइत है उस पर हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं। ये सारी वही एडजस्टमेंट हैं। हम कहें तो हमें गालियां दो और आप खुद इस बात का इकरार कर रहे हो। आज एक और काम भी हुआ और ये भी कौम के लिए एक और बड़ा अजाब आने वाला है कि जो गैस की लीकेज होती है, अनअकाउंटेड फॉर गैस, इसको एक अंग्रेजी नामों में छुपा लिया जाता है ना, अनअकाउंटेड फॉर गैस, वो गैस जो सिस्टम में जाती है आगे मीटरों में नहीं पहुंचती। हमारे दौर में 6% थी, मियां साहब के दौर में 7% थी, आज 11% है। और ये भी आज के अखबार के अंदर ये गवर्नमेंट की रिपोर्ट है, उसको 11% कर दिया गया है। यानी अब 4%, 5% के हिसाब से गैस के रेट और बढ़ाने पड़ेंगे। चोरी बढ़ गई, क्योंकि ये चोरी बढ़ गई है, लीकेज बढ़ गई है। चोरी बढ़ने से ये चोरी अब आवाम के ऊपर डाली जाएगी, रेट बढ़ाए जाएंगे इसके। तो खान साहब ये तो कौम को बता दे कि आप वो कौन सा रिलीफ है जिसका जिक्र कर रहे थे। इसी तरह कहते थे कि डॉलर जनाब सप्रेस रखा हुआ है। आज तो सारी दुनिया चीख रही है कि जिस तेजी से और डॉलर की कीमत बढ़ जाने से पाकिस्तान के अंदर रेवेन्यू बढ़ना चाहिए, क्योंकि इंपोर्ट्स की सूरत में आपको कन्वर्शन में रेट ज़्यादा मिलता है। हमारे यहाँ फिक्स टैक्स से ज़्यादा रेवेन्यू आता है। अगर आपका रेवेन्यू शॉर्टफॉल 250-300 अरब रुपए का पहले 8 महीने में हो गया, तो साल के एंड तक ये 450 अरब रुपए का शॉर्टफॉल होगा रेवेन्यू रिसीट्स में। इसका एक्यूमुलेटेड फैक्ट दूसरी तरफ से अगर महंगाई देखेंगे, इन्फ्लेशन देखेंगे, तो ये 700-800 अरब रुपए का तो आपके अपने इक़दामात की बदौलत है। इसमें हमारा क्या कसूर है? दूसरी सियासी जमातों को चोर हैं, डाकू हैं, फलान है, भाई उसके ऊपर केस चल रहे हैं, चलने दो। आज कौम को अपने इक़दामात का हिसाब दो कि आपके इक़दामात क्या थे। और आखिर में गुजारिश ये है, हम तो कहते थे कि ये मुशर्रफ वाली टीम है और मुशर्रफ वाली सोच है। खान साहब भी उनके धरने का और उनके धरने का नहीं, उनके जो रेफरेंडम का हिस्सा थे, उनके साथी थे, उनके साथ चल के मुल्क की कमान संभालना चाहते थे। वो ख्वाहिशें पूरी न हुई, लेकिन आज खान साहब की टीम में मेजॉरिटी में अहम जगहों पे वही लोग बैठे हुए हैं, वही सोच कार फरमा है, सामने भी वही है, पीछे भी वही है जो मुशर्रफ की हुकूमत चलाया करते थे। कल ब्रिगेडियर एजाज शाह साहब को वफाकी वजीर पार्लिमानी अमूर मुकर्रर किया गया। हम जो बात कहते थे अब उसको मजीद कमी जो थी वो दूर हो गई। परवेज मुशर्रफ के वजीर आजम और वजीर आला इनके इत्तेहादी हैं। परवेज मुशर्रफ की एजेंसियों के सरबराह इनके वजीर हैं। और वो सोच आज यहाँ कार फरमा है। ये उस सोच से जान छुड़ा पाएंगे, आज़ादी के साथ इस मुल्क की खिदमत कर सकेंगे? क्या ऐसा मुमकिन है? हमारा कल भी ये ख्याल था कि ऐसा नहीं है, और आज इस बात ने मजीद सर्टिफाई कर दिया। ब्रिगेडियर एजाज शाह की जो स्पेशलिटी है वो लोगों की वफादारियां तब्दील कराना, बाजू मरोड़ना, उनको एक जमात से दूसरी जमात में ले जाना, किसी को इलेक्शन में जितवाने के लिए बिरादरियां आगे कर लेना, उसको रियासती मशीनरी का इस्तेमाल, ये एक्सपर्टीज़ है। पार्लिमानी अमूर में जो शख्स पहली दफ़ा गया, ना उसको लॉ आता है ना पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस का पता है, उसको पार्लिमानी अमूर का वजीर बना दिया। यार अली मोहम्मद खान, ठीक है वो मुखालफ है, नौजवान बंदा है, वो ज़्यादा बेहतर था।
कि वो लॉ नोइंग भी है, पार्लियामान के अंदर भी है, सियासी कारकुन भी है, उसके ऊपर आपने जनरल मुशर्रफ के उस बंदे को जो पीपल्स पार्टी का दुश्मन तो है ही, उसको एक तरफ रख लीजिए, उसकी अपनी क्रेडिबिलिटी बता दें, उसकी क्वालिटी बता दें वो क्या है, जिसको फौज ने इस काबिल नहीं समझा कि उसको मजीद आगे तरक्की दी जाए, वहीं से फारग किया, आपने उसको वजीर बना लिया, आपको मुबारक, बहुत शुक्रिया। के साथ वो हम आहंग नहीं थे, या तो उन्होंने क्लियर किया या आप पर कहीं से वो मुसल्लत किए गए? हम पे तो पहले ही बहुत सारे इल्ज़ाम है ना जी। हमारे पास तो 125 मेंबर्स थे और हमने मियाँ साहब के साथ भी एडजस्टमेंट की, हमने ANP के साथ भी एडजस्टमेंट की, हमने MKM के साथ भी एडजस्टमेंट की, और हम तो मुख्तलिफ जमातों को साथ लेके चलते रहे। मियाँ साहब जब साथ छोड़ गए तो हमने काफ लीग का साथ दिया, और उस वक्त में जब मुल्क के अंदर दहशत गर्दी थी, खौफनाक किस्म की फ़िज़ा थी, अगर वो हुकूमत ख़त्म कर दी जाती और नए इलेक्शन होते तो नए इलेक्शन नहीं होने थे। हमारी दानिश में नए इलेक्शन ख़तरे में पड़ जाते, क्या वो मुल्क की खिदमत होती? उन हालात में इन्वेस्टिगेशन भी हो चुकी थी और उसकी रिपोर्ट्स भी आ चुकी थी। हमने एक पॉलिटिकल एडजस्टमेंट की और हमने उस वक्त भी कहा था कि ये एडजस्टमेंट है, लेकिन ये एडजस्टमेंट पीपल्स पार्टी ने खुले बंदों की, इकरार करके की, और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने मियाँ नवाज शरीफ से भी की, बेगम साहबा ने, इससे पहले बाकी लोगों से, फॉर द कंट्री। अगर हम वो ना करते, हमारी दानिश में अगर 18वीं तरमीम ना होती, जो बदकिस्मती से आज मुल्क का वज़ीर आज़म पाकिस्तान के दिवालिया पर होने के सबूत दे रहा है, अगर 18वीं तरमीम ना होती, अगर डेवोल्यूशन ऑफ पावर ना होती, अगर डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला NFC की सूरत में ना दिया जाता, अगर कौमों को शनाख्त और तहफ़्फ़ुज़ ना दिया जाता, तो अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, हमारी दानिश में पाकिस्तान के लिए दिन बड़े मुश्किल थे। हमने काफ लीग को मिलाए बगैर हुकूमत नहीं हो सकती थी। दो सूरतें थी, या तो काफ लीग के साथ मिलकर हुकूमत बनाते, इसको चलाते, जो एजेंडा था मुकम्मल करते, 18वीं तरमीम तभी मुमकिन थी। हमने तो सिर्फ एक जमात को नहीं मिलाया जी, हम तो सारी, मैंने गुजारिश की, मैंने गुजारा जी, बिलाशुबा हमारा बड़ा तल्ख माजी है, हम तो दिल पे पत्थर रख के काफ लीग के साथ भी मिले थे, नून लीग के साथ भी मिले थे, लेकिन ये पत्थर हम पहले भी रखते रहे। मैं सिर्फ इसमें गुजारिश कर रहा हूँ कि हमने किया क्या, हमने उन तलखियों को कम करके पाकिस्तान के अंदर इत्तेफाक राय करके मुल्क को मजबूत किया। ये तो आए थे इनकलाब लाने, ये तो आए थे उन पुरानी सोचों को ख़त्म करने। हम तो उसके दावेदार नहीं है ना, हम तो कहते हैं कि हम कमज़ोर थे, हमने एडजस्टमेंट करके आइन में, कानून में इस तरह की तरामीम की जिसकी ज़रूरत थी मुल्क को, और वो जो था, ये तो सोच के साथी हैं ना। और यकीनन ब्रिगेडियर एजाज शाह साहब, खान साहब के उस वक्त के साथी हैं जब वो रेफरेंडम में उनके साथ थे, उसी वक्त के दौरान। अच्छा, एक मिनट ज़रा, क्योंकि ये बार बार काफ लीग का सवाल आ रहा है कल से। कायरा साहब की तो उनके साथ ज़िले के अंदर बिल्कुल आमने सामने इलेक्शंस भी लड़े गए, उनके साथ जो कुछ हुआ वो इन्होंने बर्दाश्त किया, और सबसे बड़ी बात तो सबसे पहले इनसे पूछा गया था। दूसरी बात यह है कि देखें, उनके साथ हमारी बिल्कुल पीपल्स पार्टी की कत्लों की दुश्मनी थी, हमारे उन पे इल्ज़ामात थे और उनके हम पे थे, पीपल्स पार्टी पे भी थे, उनके भी इल्ज़ामात थे। सो जब आए उन्होंने अपनी कहा कि हमसे सफाई ले लें, हमारा कोई नहीं, हम तो उस वक्त मुशर्रफ से बिल्कुल दूरियां थी हमारी, सो हमने कुछ नहीं किया। लेकिन जो है हमारी हैं कत्लों की दुश्मनियां आपस में, हम उनको भुलाना चाहते हैं। तो ये होता है जब एक पॉलिटिकल, हम तोड़ सकते थे काफ लीग, उस वक्त पीपल्स पार्टी के पास ये पोजीशन थी कि हम काफ लीग तोड़ सकते थे, लेकिन हमने काफ लीग तोड़ने की बजाय ये इल्ज़ाम सर पे ले लिया, लेकिन किसी सियासी जमात को तोड़ा नहीं पीपल्स पार्टी। तो 18वीं तरमीम को रोल बैक करने के लिए जिस तरह से हुक्मरान जमात राब्तों में है और एजाज शाह साहब को उन्होंने मिनिस्टर बना दिया, आइंदा आने वाले दिनों में आप देखते हैं किसी जगह पे फॉरवर्ड ब्लॉक बनता हुआ नज़र आता है आपको कि 18वीं तरमीम को रोल बैक करने के लिए एक नया पंडोरा बॉक्स खोला जाए? देखिए, 18वीं तरमीम को रोल बैक तो हमारी लाशों पर से गुजर के किसी ने करना है, हमारा बस चला तो नहीं करने देंगे, इसलिए कि हम समझते हैं कि 18वीं तरमीम के ज़रिए बनने वाला अरेंजमेंट इस मुल्क को आगे लेके जाने वाला अरेंजमेंट है। अगर ये आइनी स्ट्रक्चर नहीं होता
अनफॉर्चुनेटली हालात बड़े ख़राब होने का अंदेशा है। ये पीपल्स पार्टी की सोच है, इसलिए हम कहते हैं कि हम हर हाल में इसको डिफेंड करेंगे। हमने इस सोच के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, बड़ा कीमती खून बहाया है, क्योंकि ये मुल्क के आगे बढ़ने का रास्ता है। अगर रोल बैक की कोई बात करेगा, पीपल्स पार्टी उसको हर हाल में रेजिस्ट करेगी। हाँ, फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने के एक्सपर्ट ज़रूर चले गए हैं उनकी कैबिनेट में, यही तो मैंने पहले भी गुजारिश की है कि उनकी वाहिद अगर कोई एक्सपर्टी है तो वो वही है। माजी में तो वो जिस हैसियत में बैठे हुए थे उसके पीछे वो इदारा था, अब पता नहीं आज वो किस सूरत हाल में। एक चीज़ समझ नहीं आ रही, पीटीआई 2 सूबों में उसकी हुकूमत है, तीसरे सूबे में इत्तेहादी है, आपके पास सिर्फ सिंध है। सिंध में हुकूमत है तो जो 3 सूबों और वफाक में हुकूमत कर रही है उनको 18वीं तरमीम से क्या तकलीफ होगी? सुबह को मुख्तारी तो उनको भी चाहिए। ये चीज़ समझ नहीं आती कि पीपल्स पार्टी बार बार ये क्यों कहती है कि 18वीं तरमीम ख़त्म करना चाहते हैं इमरान खान, उसको क्या फ़ायदा होगा इसका? इसलिए कि इमरान खान साहब पंजाब में आते हैं तो आगे कैबिनेट चेयर करने के बाद उनके हर प्रोजेक्ट को वो खुद मॉनिटर कर सकते हैं। पंजाब के अंदर उनकी डायरेक्ट हुकूमत है, अगर मरकज़ में बैठ के भी पंजाब चलाते हैं, वो मरकज़ में बैठ के KPK को चलाते हैं, वो मरकज़ में बैठ के सिंध को नहीं चला सकेंगे। और ये सोच आज एक जमात की सूरत में अगर है भी तो ये कमज़ोर वज़ीर आलाओं की बदौलत है। ये मुल्क के वफाक के लिए बड़ा कातिल किस्म का निज़ाम है। यही तो हम कहते हैं कि डमीज़ है, यही तो हम कहते हैं कि सेंट्रस्ट निज़ाम नहीं बनना चाहिए। ये जो वफाकी पार्लिमानी निज़ाम है ये डिवॉल्व पावर का निज़ाम है, ये सेंट्रलाइजेशन का निज़ाम नहीं है। हम तो इसको डिस्ट्रिक्ट्स में लेके जाने की बात कर रहे हैं, पावर डिवॉल्व करने की बातें कर रहे हैं। यही तो हमारा सोच है, यही तो हमारा इशू है। और आज तो मैं नहीं कह रहा, आज तो मेरी सोच नहीं है, अभी तो मैं TV देख रहा था, हम सारे बैठे मीटिंग के दौरान TV देख रहे थे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान खिताब फरमा रहे थे गोटकी में जलसी से, और वहाँ पे उन्होंने ये बात फरमाई। उन्होंने कहा है कि 18वीं आईनी तरमीम के बाद मुल्क दिवालिया हो गया। ये मैं नहीं कह रहा जी। लास्ट क्वेश्चन। अच्छा साहब ये फरमा दें कि आपने जब भी फरमाया कि चंदा वगैरह कुछ नहीं है, तो आप समझते हैं कि किसी और इदारे का सरबराह जाके पैसे इकट्ठे कर रहा है कि ये जमहूरी अमल है, कोई अच्छा अमल आप देखते हैं? नहीं, मैं तो इस हवाले से मैंने बात नहीं की। पहली बात तो यह है कि हर बंदे को अपना अपना काम करना चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है और आईनी स्ट्रक्चर मौजूद है। मैं उसके ऊपर उस तरह मोतरज नहीं हूँ। वो पाकिस्तान की अफवाज के सरबराह हैं और वो पाकिस्तान के दिफा के जामन हैं, साथी हैं, उनके ड्यूटी है उनकी, और वो हुकूमत का अगर साथ दे रहे हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये जो माजी में अगर कोई डिवीजन थी तो मुस्तकबिल में नहीं होनी चाहिए। हम तो इस बात के हमेशा से दाई रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो अपोजिशन इल्ज़ाम लगाती थी कि जो इनको बाहर से कुछ पैसे मिले हैं उसमें इनका रोल कम है, वो सऊदी अरब से मिले हों, वो दुबई से मिले हों, वो चाइना से मिले हों, उसमें जनरल साहब का रोल ज़्यादा है। ये अपोजिशन पहले कहती थी, वज़ीर आज़म ने मान लिया। मैं तो ये कह रहा हूँ। देखिए, 2 सूरतें होती हैं। हम तो सिंध के अंदर निकले, ये एक आगाज़ है, अवामी राब्ता है बिल्कुल। वहाँ निकले तो चीखें यहाँ आनी शुरू हो गई। आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान अपनी जलसी में चीख पड़े, उनको ट्रेन मार्च बड़ा तकलीफ देने लगा है। एक तरफ कहते हैं, हमारे ऊपर एक सवाल ये होता है कि जी मुस्लिम लीग ठंडी पड़ गई है, पीपल्स पार्टी तेज़ हो गई है, अपोजिशन आपस में इकट्ठी नहीं है, इसलिए हुकूमत पर दबाव नहीं है। दूसरी तरफ सवाल होता है कि ये दोनों आपस में अपनी गलतियां, अपनी कमज़ोरियां छुपाने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। इकट्ठे भी हो जाए तो कुछ नहीं होगा। हमें समझ नहीं आ रही किस आर्गूमेंट के ऊपर खड़े होकर जवाब दें। तो हमारा बड़ा सिंपल इशू है कि हम ये जो कर रहे हैं ये भी हमारी ज़िम्मेदारी है। जो ट्रेन मार्च किया वो भी हमारी ज़िम्मेदारी थी, अवामी राब्ता है, और इसको आगे भी लेके चलेंगे। असम्बलियाँ भी इसी बात का कमाल होती है। हर मामले का हल धरना नहीं होता, धरने से बाज़-औक़ात सिस्टम कमज़ोर होते हैं, और पीपल्स पार्टी हर दौर में खड़ी होकर सिस्टम को नहीं बचा सकती। उस दौर में भी हम ही ने बचाया जब खान साहब हमलावर हुए थे। अगर पीपल्स पार्टी उस वक्त पार्लियामान के साथ खड़ी ना होती तो ये निज़ाम ना होता। तो हम समझते हैं कि हमें दबाव डालना चाहिए, हर फोरम को इस्तेमाल करना चाहिए। ये भी एक फोरम है। वैसे अब भी वो खुद को हमला कर रहे हैं। हाँ। अल्लाह करे बच्चे। खान साहब, एक आखिरी गुजारिश ये है कि खान साहब के कंटेनर का भी जिक्र करते चले। खान साहब ने कंटेनर की बहुत दफ़ा दावतें दी हैं,
अपनी लीडरशिप के साथ हमारे कुछ कारकुन जब नैब ने बुलाया और गलत तरीके से बुलाया और उनको इस्लामाबाद में बुलाया, हमारा एतराज़ है उस पर, लेकिन बुलाया तो हम चले गए। वहाँ कुछ कारकुन अपनी क़यादत के साथ गए, कुछ कारकुन, कुछ नहीं हुआ, ना कोई डंडा चला, ना कोई पत्थर चला, ना कुछ हुआ। नारे मारना कारकुनों का हक है, और हम इदारों पे हमलावर नहीं होते, हम अदालतों पे हमलावर नहीं होते, हम अपने केस लड़ते हैं। वो तो खान साहब से कबूल नहीं हुआ। मुराद अली शाह साहब के साथ हम 10 बंदे गए टोटल, 1200 पुलिस वाले थे, रेंजर्स वाले थे। जरदारी साहब बेल के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाते हैं, पूरा जोन घेराव में है, सड़कें बंद हैं, दुकानें बंद हैं, कारोबार बंद हैं, हमें खुद सड़क के ऊपर खड़ा रखा गया, खड़े रहे, लड़े नहीं। सो जो हमें दावतें देते हैं कि आओ धरना दो, उनके पहले किरदार तो देख लें, और हमें किसी दावत की ज़रूरत नहीं है। इमरान खान जिस दिन पीपल्स पार्टी ने ठान लिया तो ना हमें ज़ियाउल हक का मार्शल लॉ, ना उसकी गोलियां, ना उसकी लाठियां, ना उसके कोड़े रोक सके, ना हमें मुशर्रफ का तशद्दुद रोक सका। तुम क्या रोक लोगे? ये हुकूमत कैसे रोक लेगी हमें? हमें किसी के कंटेनर की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन अपनी क़यादत को अपने कंधों पे उठा के कंटेनर बना देते हैं, लेकिन इनकी क़यादत तो खुद अपना आप जाहिर तो करें ना। इनका तो कंटेनर वाला और दावत वाला किरदार ये है कि ये हाई कोर्ट में गए, बेल कराने का कोई कारकुन नहीं है, सड़कें बंद। तो जिस दिन हम गए उस दिन ये भी पोल खोल देंगे। वैसे जिन्होंने इनको कंटेनर दिया